देखो, जो लास्ट क्लास हम लोगों की हुई थी उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बातचीत आपके एंजाइम्स एंड अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में की थी। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? ठीक है। अब हम लोगों को ये जानना है कि आखिर ये माइक्रोबियल एंजाइम्स होते क्या हैं। तो ये जो वर्ड होता है ना, एक वर्ड होता है आप लोगों की लाइफ में कैटलिस्ट, और दूसरा शब्द आप लोगों की लाइफ में होता है एंजाइम्स। ये दोनों शब्द एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स का मतलब क्या होता है और कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है ना? एंड साथ ही साथ में कैटलिस्ट और एंजाइम्स एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। ठीक है। तो देखो, कैटलिस्ट के बारे में ऑलरेडी एक बेसिक जानकारी केमिस्ट्री के वाया आपको है कि कैटलिस्ट वो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ध्यान से सुनना वर्ड, कैटलिस्ट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका काम होता है रिएक्शन के स्पीड को वेरी करना। क्लास 10 तक आप कैसा पढ़ते हो कि ज्यादातर कैटलिस्ट तो वही होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, है ना? अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आगे जब क्लास 12th वगैरह में जाओगे तब आप ये पढ़ोगे कि कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज नहीं करते। कभी कभी कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी करते हैं, बट द मेन पॉइंट इज वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। वो कैसे होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स भी जो होते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स भी आप लोगों के किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने का या उसको लेट से डिक्रीज करने का, डिक्रीज तो खैर वो नहीं करते, बट हाँ उसको अफेक्ट करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि एनिमल, प्लांट या फिर हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी में ये पाए जाते हैं। ठीक है। एंड जनरली आप ऐसा देखेंगे कि ये कैटलिस्ट बने हुए होते हैं किससे? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ऐसे पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो आपके प्रोटीन से बने हुए हैं, है ना, और वो बायो हैं, बायो कैटलिस्ट यानी कि हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं या एनिमल की बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एंजाइम्स। और कैटलिस्ट ये हम लोगों के क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों के क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये पहला तो डिफरेंस था आपके कैटलिस्ट और एंजाइम्स के बीच का। दूसरी चीज आपको ये पता रखनी है कि एंजाइम्स जो होते हैं ना वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर इनको इनके अकॉर्डिंग का ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिला, इनको इनके अकॉर्डिंग का जो इनको रिक्वायर्ड प्रेशर है या जो पीएच है इनको नहीं मिला, तो ये बेसिकली काम नहीं करते। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर कि जब आप इन्हें एकदम इनके अकॉर्डिंग सूटेबल टेम्परेचर देंगे, सूटेबल पीएच देंगे, सूटेबल टेम्परेचर देंगे, तो एक्चुअल में ये लोग बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरी चीज, इन्हें स्पेसिफिक इसलिए भी कहा जाता है कि जिस एंजाइम का जो काम होता है ये वही काम करता है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ कुछ रिएक्शंस में प्लैटिनम किसी रिएक्शन ए का कैटलिस्ट है, और वही प्लैटिनम कभी आप आगे केमिस्ट्री में ये भी पढ़ेंगे कि वो रिएक्शन बी, रिएक्शन सी, रिएक्शन डी, रिएक्शन ई, इनका भी कैटलिस्ट है। मतलब प्लैटिनम ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यार मैं इसका एक बार कैटलिस्ट बन चुका हूं तो मैं जिंदगी में किसी और का कैटलिस्ट नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं है, वो किसी और का भी कैटलिस्ट बन सकता है। लेकिन एंजाइम्स का ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में काम कर रहा है तो वो उस रिएक्शन के अलावा किसी भी पर्टिकुलर अदर रिएक्शन के इसमें काम नहीं करेगा, है ना? बराबर किसी और केस में वो आपको कभी पाया हुआ नहीं मिलेगा। इवन जब हम किसी रिएक्शन को कैटलिस्ट से करवाते हैं तो कैटलिस्ट से करवाने के बाद आपको उस रिएक्शन में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट इन दोनों को अलग करना, प्यूरिफाई करना, अलग अलग प्रकार की झंझट होती है। कैटलिस्ट इको फ्रेंडली नहीं होते। कई बार किसी रिएक्शन में हम कोई ऐसा कैटलिस्ट के हमें इस्तेमाल करने की नीड पड़ जाती है
जिसके बिना रिएक्शन तो नहीं होगी, लेकिन वो पर्टिकुलर कैटलिस्ट जब हम लोग उसको यूज कर चुके होंगे तो हमारे एनवायरमेंट के लिए वो फ्रेंडली भी नहीं होगा, राइट। लेकिन एंजाइम्स के साथ ऐसा नहीं है। एंजाइम्स के साथ हम लोगों को फायदा ये है कि अगर कोई रिएक्शन एंजाइम्स के वाया होती है तो वहां पे किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन, डिकम्पोजिशन, वेस्ट मटेरियल का नहीं होता है ना। हम एंजाइम्स को रीयूज कर सकते हैं, एंजाइम्स हमारे इको फ्रेंडली होते हैं। ये सारी एडवांटेजेस हैं एंजाइम्स के ओवर कैटलिस्ट। इसीलिए बहुत सारी फूड इंडस्ट्री, एक मिनट ठीक है, इसीलिए बहुत सारी फूड इंडस्ट्री आजकल कैटलिस्ट को छोड़कर, ठीक है, आपके एंजाइम्स की तरफ क्या कर रही है, मूव ऑन कर रही है, राइट। बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री आजकल एंजाइम्स को चूज कर रही है ओवर कैटलिस्ट कि यार हम लोग एंजाइम्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। बस खत्म। अब जैसे कि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर का मतलब पता है ना, जैसे मंचूरियन जब हम बनाते हैं मंचूरियन के बॉल्स, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स मिक्स होती हैं, फिर उस पर हम कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं, राइट। या फिर अगर आप लोग ने रेस्टोरेंट में चिली पनीर वगैरह खाया है ना, या चिली चिकन खाया है, तो उस चिकन या उस पनीर के ऊपर वो एक ना एक कोटिंग होती है, वो इस पर्टिकुलर कॉर्नफ्लोर की होती है, मक्के का आटा। तो वो ये बताना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉर्नफ्लोर, इस मक्के के आटे से अगर हम इसमें बैसिली और स्ट्रेप्टोमाइसिस ये वाले एंजाइम्स डालते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के लिक्विड्स हमें ऑब्टेन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू ऑब्टेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप, ठीक है, फ्रॉम कॉर्नफ्लोर। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों पर्टिकुलर एंजाइम्स का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बराबर, ओके। ऐसे आपके लाइफ में और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं। कुछ एंजाइम्स के उन्होंने देखो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलिसिस, लाइसेस, आइसोमरेस, लिगेस एक्सेट्रा। तो यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स या गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स। तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर माइक्रोबियल एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स क्या करने चाहिए, याद करने चाहिए। खैर, ये तो बात हो गई माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में। अब देखो बहुत सारे माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में आप लोगों को ये चार्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे वो ये बता रहा है कि अगर मान के चलते हैं आपके पास शुगर या फिर बीट पता है ना, वो काटते हैं तो लाल 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 हो जाता है। अगर उस पर्टिकुलर चीज का मोलासिस मतलब उसका पूरा रस निकालने के बाद जो उसका प्रोडक्ट बचता है, ठीक है, गन्ने के अंदर से जब हम जूस निकाल लेते हैं तो जो चुसा हुआ गन्ना रहता है ना, गन्ने का बचा हुआ पार्ट, दैट इज, अगर वो मोलासिस है, अमोनिया सॉल्ट है, तो आप अगर उसमें ये वाला माइक्रोब डालते हैं तो आपको ये चीज मिलेगी। और इसका यूज ये होता है अजीनोमोटो बनाने के लिए। ये अजीनोमोटो को थोड़ा सा गूगल सर्च करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर आपके पास शुगर का मोलासिस है और अगर आप उसमें सॉल्ट डालते हो तो जो माइक्रोब एस्परगिलस निगर की मदद से आप सिट्रिक एसिड बना सकते हो और आप वहाँ पे ड्रिंक्स, टॉफीज, चॉकलेट, एक देखना एक पहले चॉकलेट आती थी, 1 रुपए में 4 चॉकलेट आती थी, ऑरेंज वाली, ऑरेंज कैंडी, खैर अभी भी आती है बट अब वो पैकेट्स में आने लगी है। तो उसमें देखना हमें खट्टा खट्टा स्वाद आता था ऑरेंज का, वो इसकी वजह से आता है, ठीक है। अगर आपके पास ग्लूकोज है, कॉन्स्टिप है, लिकर है, इसमें अगर आपने ये वाला माइक्रोब डाला ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और आप इससे क्या कर सकते हो, मिनरल्स बना सकते हो। जो हम लोग दवाइयाँ नहीं लिख के देते डॉक्टर हमको कि कैल्शियम की दवाई ये खा लो, आयरन की दवाई ये खा लो, उस तरीके की दवाइयों के लिए आप इसे क्या कर सकते
करके वो यूज कर सकते हो। मोलासेस कॉर्न स्टेप लिक्वर अगर आपके पास है, लेकिन अगर आपने उसमें लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई डाला तो देखो आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। देखो ये दोनों आप लोगों में ध्यान रखना कि आप एक एक माइक्रोब अगर वेरी कर रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको अलग अलग मिल रहा है, और इसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास मोलासेस है, कॉर्न स्टेप लिक्वर है, देखो ये दोनों सेम है, लेकिन आपने इस बार एस्परगिलस एटकॉनिस ये वाला माइक्रोब डाला तो आपको क्या मिलेगा, एकॉनिक एसिड मिलेगा, जिसका काम पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, गम प्रोडक्शन, ऐसी अलग अलग जगहों पे होता है। तो आजकल हम लोग कैटलिस्ट को हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं और एंजाइम्स को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट है, इस पर्टिकुलर चार्ट से आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इस पर्टिकुलर सोर्स में कौन सा माइक्रोब डालें, क्या मिलेगा और उसका यूज क्या होगा। तो ये आपको कैसा है याद रखना है। इवन आप देखो यहाँ पे जो एक माइक्रोब डाल रहे हो एस्परगिलस निगर, यहाँ बुक में इसकी फोटो दी है। कल को यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये पर्टिकुलर इमेज दी जा सकती है, इस इमेज के देने के बाद आपको आइडेंटिफाई करने को बोला जा सकता है कि इस पर्टिकुलर माइक्रोब का नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोटो आप लोगों को दिख रही है ये पर्टिकुलर फोटो आपके एस्परगिलस निगर की है। ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ये जो बाजू का पैराग्राफ है भाई, इस पैराग्राफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैसा है, अगर आपके घर में दूध है, आप दूध को देखना जब बहुत ज्यादा गर्म करते हो तो धीरे धीरे आपका जो दूध है वो गाढ़ा होने लगता है ना, थिक होने लगता है, जिसे हम लोग कई बार कंडेंस मिल्क वगैरह भी कहते हैं, राइट। फिर आप उससे अलग अलग प्रकार की मिठाई वगैरह बना लेते हो। लेकिन जो कमर्शियल लोग होते हैं, जो बिजनेस करने बैठे हैं, वो आपके दूध को गाढ़ा करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते। वो लोग उसमें ज़ैंथम गम नामक के पर्टिकुलर चीज़ ऐड कर देते हैं। अगर उनको कोई चॉकलेट बनाना है, उन्हें आइसक्रीम बनाना है, उन्हें मिल्क शेक्स बनाने हैं, है ना, उन्हें सूप बनाना है, जैसे सूप रहता है टोमेटो सूप, तो अगर आप घर में टोमेटो सूप बनाएंगे तो आपका टोमेटो सूप थोड़ा पतला आता है। रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हो या रेडी टू ईट वाला लाते हो, थोड़ा गाढ़ा बनता है। क्यों? वो लोग किसी भी चीज को में गाढ़ा अगर करना है, उसको थोड़ा थिक अगर करना है, तो उसको थिक करने के लिए ज़ैंथम गम को डाला जाता है। तो ज़ैंथम गम का यूज क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट पूछ लिया जाएगा कि यूज क्या है ज़ैंथम गम का। तो ज़ैंथम गम किसी भी फूड प्रोडक्ट को क्या करती है, थिकनेस प्रोवाइड कर देती है। अब लेकिन मैम ये ज़ैंथम गम बनती कैसे है? तो ज़ैंथम गम को बनाने का तरीका तो हम लोग एग्जैक्टली रेसिपी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, बट हाँ शॉर्ट में हमें ये लिख के दिया है कि अगर आपके पास स्टार्च है और अगर आपके पास मोलासेस है, तो इन दोनों का अगर आप फर्मेंटेशन करते हो और उस फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं, इंक्रीज करने के लिए अगर आप उसमें ज़ैंथोनमस नामक एक माइक्रोब डाल देते हो, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ज़ैंथम गम्स आर प्रोड्यूस, आपकी ज़ैंथम गम्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अच्छा इस तरीके से ज़ैंथम गम क्या हो रही है, हम लोगों की प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। तो ज़ैंथम गम की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है कि ये गर्म चीज में भी डिजोल्व हो जाता है, ठंडी चीज में भी डिजोल्व हो जाता है। तो आपको अगर ठंडी आइसक्रीम बनानी है, उसको भी ये क्या करेगा, थिकनेस प्रोवाइड करेगा। गरम गरम सूप बनाना है, उसमें भी थिकनेस प्रोवाइड करेगा। नहीं तो अगर मान लेते हैं गरम और ठंडे दोनों में सोल्यूबल नहीं होता, तो लिमिटेशन आ जाती ना कि यार इसको तो सिर्फ ठंडे के लिए यूज कर सकते हैं, यार इसको गर्म के लिए नहीं कर सकते, बट ये दोनों में होता है। ठीक है। इसकी डेंसिटी हाई है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, इसको चीज़ों को मोटा करने के लिए यूज करते हो। तो ये आप लोगों को है। वैसे ही अलग अलग आपको सब्सटेंस बताए गए हैं, उनके अलग अलग रोल्स बताए गए हैं। आपको अगेन ये पर्टिकुलर चार्ट एकदम अच्छे से याद करना है। जैसे कि अगर आपके पास एक सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है, इनका क्या काम है
इम्पार्ट एसिडिटी, किसी चीज को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करना। अगर आपके पास लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, ग्लूटामिक एसिड है, तो इनका काम क्या है? प्रोटीन्स को बाइंड करके रखना, मतलब प्रोटीन्स को जोड़ कर रखना। अगर आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड है, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है विटामिन सी का दूसरा नाम, है ना। देखो पेपर में ना इस तरीके के चार्ट को पूरी तरीके से रट्टा मारना और उसको याद रखना वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। बट कैसा है, जो आपके टीचर्स हैं या जो एग्जाम पेपर बनाने वाले लोग हैं, वो आपको इस पर्टिकुलर चार्ट से क्वेश्चंस फिर पूछेंगे कैसे। वो लोग बहुत ही ध्यान से इस चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। वो ये देखेंगे कि इस चार्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे। और उनमें से एक है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम कहते हैं विटामिन सी। अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं इस चीज का क्वेश्चन इस तरीके से पूछती, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, तो आपको लिखना पड़ता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ऑब्वियस है कि इसका काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर विटामिन को बनाना। ऐसे करते करते आपको देखो बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स के बारे में है और उन केमिकल्स के क्या क्या रोल है आपको वो बताए गए हैं, जिनमें अगेन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूं वो है ये आखिरी वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी मीठी चीज अगर खाने की खरीदते हैं, पैकेट को थोड़ा टर्न करके देखना, पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में जाइलेटॉल और एस्पार्टेम ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। मतलब उन चीजों में कभी भी असली शक्कर नहीं डाली जाती है, वहां पे इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो कि शक्कर वाली फीलिंग हमको देते हैं, है ना। तो इस चार्ट में आप रीड करिए, आपको अलग अलग चीजें दी गई हैं बराबर, उस अलग अलग चीजों के अलग अलग आपको रोल्स, आपको अलग अलग यूजेस दिए गए। वैसे ही इस पर्टिकुलर चार्ट में एस्कॉर्बिक एसिड के नीचे देखो, एक लिखा है बीटा कैरोटीन, फिर लिखा है ज़ैंथेन्स। ये इनके यूजेस क्या दिए हैं, ये ना इनके यूजेस ये दिए हैं कि जब हमें किसी भी फूड प्रोडक्ट को कलर इम्पार्ट करना होता है, तो कलर इम्पार्ट करने के लिए इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में अगर मान लेते हैं किसी को गुलाबी कलर चाहिए होता था, वो क्या करते थे? गुलाब की पंखुड़ियों को लाते थे, उसको पीसते थे, है ना, उससे गुलाबी कलर मिलता था। किसी को लाल कलर चाहिए तो वो चुकंदर लाते थे, चुकंदर को पीसते थे और उससे उनको कलर मिलता था। लेकिन अब अगर किसी को अपने फूड आइटम में कोई कलर चाहिए तो वो उन नेचुरल चीज़ों को यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते केमिकल्स, क्योंकि वो इकोनॉमिक पड़ता है, फ़ायदा मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे दिया गया है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन बेसिकली आप लोगों का वो केमिकल है जो रेड कलर या थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर फूड प्रोडक्ट्स को इम्पार्ट करने में हेल्प करता है। वैसे ही आपको दिया है ज़ैंथीन्स, ठीक है बराबर। तो ज़ैंथीन आपका वो केमिकल है जो कि येलो कलर इम्पार्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पे दिया नहीं है कि ज़ैंथीन का कलर येलो है, ये मुझको पता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ बाजू में क्या लिखा है कि इट इज़ यूज्ड एज एडिबल कलर्स। तो ऐसे अलग अलग केमिकल्स होते हैं और उनके देखो अलग अलग रोल्स होते हैं। तो सिर्फ फूड इंडस्ट्री में ही आपका यूज हो रहा है माइक्रोबियल एंजाइम्स का, ऐसा नहीं है। हम लोग जो एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, है ना, हम जो एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है ये आपने 9th क्लास की साइंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, मुझे यहाँ पे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती है, जिनमें से कुछ फेमस एंटीबायोटिक्स है जैसे कि पेनिसिलिन, है ना, सेफ्लास्पोरिन, मोनोबैक्टम, बैक्टीरियन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, वेनोमाइसिन, अगेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी की सारी आपकी एंटीबायोटिक्स। इन एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज या डिफरेंट टाइप के फंजाई, इनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आप एंटीबायोटिक्स के क्या करिए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स में से आपको बस कुछ 3 या 4 एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है।
अब जैसे ये जो वर्ड है पेनिसिलिन, है ना, तो क्या ये पेनिसिलिन वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना है? क्या नहीं। पेनिसिलिन जो होती है आप लोगों की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एंटीबायोटिक है, जो कि हम यूजुअली निमोनिया या फिर दूसरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां होती हैं, है ना, उन बीमारियों के लिए हम इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैसे ही आपकी किताब में ये देखो लिख कर दिया है कि रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि अगर किसी को टीबी वाली बीमारी हो जाए तो उस बीमारी के लिए ये वाली एंटीबायोटिक आपकी बहुत कारगर है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बताइए ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन है। सिर्फ वैक्सीन तक ही नहीं, आप लोगों के फ्यूल्स, इस पर्टिकुलर जगह पे भी आप लोगों के माइक्रोब्स काम आते हैं। अब देखो जैसे मैंने ऊपर क्या कहा था कि ये फोटो आपको याद रखनी है ताकि पेपर में अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कि एस्परगिलस निगर की फोटो है। वैसे यहाँ पे एक और फोटो दी है, इस फोटो को देखकर भी आपको याद रखना है कि सैक्रोमाइसिस ईस्ट इस पर्टिकुलर आपके मतलब ईस्ट की फोटो है। अच्छा, एंजाइम्स हमारे फ्यूल में किस तरीके से मदद करते हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि अगर आपको मीथेन गैस होना बराबर, जो आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट, जिसमें हम लोग एक गड्ढा खोदते हैं, गोबर, घर में जो सब्जी भाजी का वेस्ट होता है, जो खेती बाड़ी का वेस्ट होता है, वो सब डाल देते हैं, उसको ऊपर से कवर कर देते हैं, फिर कुछ समय बाद गैस प्रोड्यूस होती है, तो वही गैस होती है आपकी मीथेन। अगर आप उस गैस को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वहां पे वो गैस अपने आप नहीं बन जाती, वहां पे भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वो पर्टिकुलर माइक्रोब उस पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट को गैस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। हम लोगों के नागपुर में नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, इन्होंने ग्रीन बस शुरू की थी। उस ग्रीन बस में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं था, बल्कि उस ग्रीन बस में इथेनॉल था, ठीक है। आपने कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इथेनॉल के बारे में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे। इस पर्टिकुलर इथेनॉल को एक क्लीन फ्यूल कहा जाता था, क्योंकि जब इस फ्यूल से वो बस चलती थी तो यहाँ पे स्मोकलेस था, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी धुआं नहीं निकलता था। अब इस पर्टिकुलर इथेनॉल को कैसे बनाया जाता है, तो ये जो फोटो आपको दी है ना, सैक्रोमाइसिस ईस्ट, इस पर्टिकुलर सैक्रोमाइसिस ईस्ट के द्वारा आप इस फर्मेंटेशन के द्वारा यहाँ पे इथेनॉल को क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो। तो कल को हो सकता है आपको बाजू में पेपर में इस तरीके से एक फोटो दे दे, है ना, और आपसे पूछे कि आइडेंटिफाई करिए ये फोटो किसकी है और आप इसका एक यूज लिखिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली उसका क्या है, यूज है। फिर थर्ड पॉइंट ये दिया है कि हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर कहा जाता है। जैसे आजकल कार आने लगी हैं, स्कूटीज आने लगी हैं इलेक्ट्रिक वाली, खैर थोड़ा महंगा है, बट इलेक्ट्रिसिटी भी तो यार फ्री में थोड़ी ना आती है। इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाने के लिए कोयला, बिजली वगैरह वगैरह क्या क्या तो हमको यूज करना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कहा जा रहा है, मैंने तो आई थिंक एक एड भी देखा है कि गाड़ी चलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस से। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये मिलती कैसे है, तो हमने जो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े थे ना एकदम स्टार्टिंग में, कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पानी का, तो उस पानी के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करते हैं तब हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। बट वहां पे तो मैडम आप अगेन इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हो डिकम्पोज करने के लिए। तो बुक वाला कह रहा है कि पानी का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम नेचुरली करेंगे, उसे हम बायोफोटोलिसिस कहेंगे, वहां से हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और इस पर्टिकुलर बायोफोटोलिसिस को करने के लिए हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस को पैदा करने के लिए बिजली खर्च करेंगे, नहीं। अगर बिजली ही खर्च करनी है तो हाइड्रोजन गैस पैदा ही क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट बिजली वाली गाड़ियां चला लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना शुरू कर दो। तो हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो जाए और उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कोई एनर्जी भी खत्म ना हो। तो जिस तरीके से फूड इंडस्ट्री में, जिस तरीके से फ्यूल इंडस्ट्री में, जिस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री में
आप इन बैक्टीरियाज का, इन फंगस का वगैरह वगैरह का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये बताता है इससे कि हाँ ये लोग हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप कई ऐसे बैक्टीरियाज का प्रयोग करते हो जो कि आपकी हेल्प करे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक आपके अर्थ प्लैनेट में करोड़ों सालों तक रह जाएगा, कभी डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे अगर आपने केले खाए, केले का छिलका आपने फेंक दिया, केले का छिलका कैसा हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, कुछ दिन बाद आप देखोगे केले का छिलका वहां से गायब हो जाएगा, बट प्लास्टिक नहीं होगा। तो खैर ऐसी कई रिसर्च अभी चल रही है कि हम ऐसे कुछ प्लास्टिक्स बनाएं, या फिर हो सकता है हम कुछ ऐसे माइक्रोब्स बनाएं जो इस तरीके के हमारे जो प्लास्टिक जैसे वेस्ट हैं इनको डिकम्पोज करने में हमारी हेल्प करे। या फिर जो हमारे घर से गटर वाला पानी निकलता है, जो सीवेज निकलता है, उस पर्टिकुलर सीवेज के अंदर से उसको साफ करने के में ये हम लोगों की क्या करे, हेल्प करे, राइट, है ना। अच्छा, तो खैर अभी फ़िलहाल इस चीज़ को हम लोग रोकते हैं। कल हम लोग इस माइक्रोब्स के आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से ये माइक्रोब हम लोगों की इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या अलग अलग प्रकार के आपके प्लांट्स में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। फिलहाल अभी